नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का पशुधन और इस पशुधन में हमने कुछ चीजों की चर्चा है वो हमने कर लिए, जिसमें हमने आंकड़े हैं उन आंकड़ों को पढ़ लिया 20वीं पशु गणना के अनुसार। साथ के साथ हमने बकरी है, बकरी के अलावा हमने गाय है, गाय के अलावा भैंस है, इनके बारे में और उनकी सारी नस्लों के बारे में दोस्तों पढ़ लिया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे पशु को पढ़ेंगे और उस पशु का नाम होगा दोस्तों भेड़। आज इस भेड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप इस चैनल पर और दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको सारी की सारी कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, करते शुरू। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां से हम शुरू करेंगे भेड़ को, यानी भेड़ की बात करें तो भेड़ को आपने देखा भी होगा और दोस्तों इसका नाम भी आपने सुना होगा। यानी भेड़ की बात करें तो दोस्तों भेड़ को देखिए यहां पर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। दोस्तों अगर भेड़ के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ओविज अराइज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भेड़ है इस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ओविज अराइज, ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां से आगे बात करते हैं तो भेड़ को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, इसको स्थानीय भाषा में। दोस्तों जब स्थानीय भाषा की बात आती है तो स्थानीय भाषा में इस भेड़ को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें कि भेड़ है इस भेड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा, तो इसको गारो कहा जाएगा। गारो के अलावा दोस्तों इसको गाडर कहा जाएगा, गाडर के अलावा इसको लरड़ी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लरड़ी, गारो गाडर लरड़ी। और दोस्तों इनका जो झुंड होता है इस झुंड को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसको रेवड़ के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों किस नाम से पुकारा जाएगा? रेवड़। कई बार बोलते हैं कि भेड़ को रेवड़ आगू, रेवड़। तो यहां पर आप ध्यान रखें वैज्ञानिक नाम ओविज अराइज है, इसको स्थानीय भाषा में गारो गाडर लरड़ी कहा जाता है। इसका जो झुंड होता है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? रेवड़ कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहां से अगर इसके नर बच्चे की बात करें, नर बच्चे की बात करें और साथ के साथ मादा बच्चे की बात करें, यानी जो भेड़ का जो नर बच्चा होता और जो मादा बच्ची होती है उनको किस नाम से पुकारते हैं, तो देखिए दोस्तों नर बच्चे को तो क्या कहा जाता है और मादा बच्ची को क्या कहा जाता है, तो मादा बच्ची स्त्रीलिंग में है तो उसको तो कहा जाएगा दोस्तों उर्णी। क्या कहा जाएगा? उर्णी। और नर बच्चे को यानी यहाँ पर पुल्लिंग में आ रहा है तो इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, उसको उर्णियों कहा जाएगा। उर्णियों बोलते हैं ना, उर्णियों आगो छोटो सो उर्णियों। तो यहाँ पर उर्णियों ये है नर बच्चे का नाम और यहाँ पर मादा बच्चे का नाम है उर्णी। और उसके बाद में दोस्तों याद रखना है कि जो भेड़ होती है इस भेड़ में कौन सा रोग लगता है, कौन सा रोग लगता है, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर भेड़ में कौन सा रोग लगता है, तो याद रखो तरड़िया रोग। कौन सा रोग लगता है? तरड़िया रोग। नाम सुना होगा तरड़िया रोग, भेड़ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता। एक बार क्या हुआ कि कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो उस समय किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये भेड़ में तरड़िया रोग लगता है, तो मैंने उनको तरड़िया रोग बता भी दिया था कि तरड़िया रोग है ये भेड़ में पाया जाता है। और कई बार आपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा कि जब लरड़ी होती है या जो भेड़ होती है उस भेड़ की जो पूंछ होती है और उस पूंछ पर लाल कपड़ा है वो बांधा जाता है। लाल कपड़ा बोलते हैं ना, लाल कपड़ा या लाल चिलड़ी, ठीक है, वो बांधी जाती है जिनसे इनका रोग है वो दूर हो जाता है। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि सर लाल कपड़े से क्या तरड़िया रोग या इनका रोग है वो दूर हो जाता है,
मैंने कहा कि हाँ, लाल कपड़ा अगर इसकी पूंछ पर बांध दो तो इनका ये रोग है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता कि लाल कपड़ा बांधते ही इनका रोग दूर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि लाल कपड़े से बेड का रोग ही दूर नहीं होता है, क्योंकि जब ट्रेन को आपने देखा है तो ट्रेन के आगे अगर लाल कपड़ा दिखाई देता है तो ट्रेन भी रुक जाती है। तो मैंने कहा कि लाल कपड़ा दिखाने पर तो ट्रेन रुक जाती है, तो ये तो तरड़िया रोग है, ये अपने आप ही रुक जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि तरड़िया रोग है ये इसी भेड़ में पाया जाता है। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहां से जब भारत के संदर्भ में इस भेड़ की बात करें तो भारत में ये भेड़ देखिए कहां कहां पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपके सामने ये तो स्थिति आ रही है भारत की, यानी भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों तो यहाँ पर भारत में आप देखेंगे तो भारत में देखिए सबसे ज्यादा भेड़ है ये कहां पर पाई जाती है। यानी भारत की बात करें तो भारत में देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा भेड़ है ये कहां पर पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा भेड़ है ये कहां पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये भारत का मानचित्र है, और इस मानचित्र में जैसे आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा भेड़ कौन से राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। और तेलंगाना से इधर देखिए दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आपका राज्य आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य भाई? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से इधर देखें तो इधर आपके सामने राज्य आता है दोस्तों कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में यहां से देखा जाए तो दोस्तों राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। क्लियर हुई बात? तो यहां पर जब आपसे ये कह दे कि भारत में सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है, तो याद रखो सबसे ज्यादा भेड़ तेलंगाना पे पाई जाती है, दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का आता है, और तीसरा कर्नाटक का, और उसके बाद में चौथा आता है हमारे राजस्थान का। लेकिन दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है और न्यूनतम भेड़ ये कहां पर पाई जाती है। राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में देखो दोस्तों सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में तो आ जाओ आप सीधा कौन से जिले में? बाड़मेर में। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है वो कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ देखने को मिलेगी बाड़मेर में, और न्यूनतम कहां मिलेगी? बांसवाड़ा में। तो यहां से आप क्रम बना लो। भारत में सबसे ज्यादा देखिए तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आ जाओ कर्नाटक, और कर्नाटक से चले जाओ राजस्थान। राजस्थान में आप याद रखो राजस्थान में भेड़ बाबा, बाबा शब्द याद रखो यानी भेड़। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप देख के ध्यान रखेंगे कि बाबा शब्द याद रखेंगे तो बा से बाड़मेर और बा से बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में और न्यूनतम पाई जाती है बांसवाड़ा में। क्लियर हो इतनी बात? उसके बाद भी देखो दोस्तों यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है उसके ऊपर भी आप ध्यान रखें। जब देखिए दोस्तों 19वीं पशु गणना को पढ़ते, कौन सी पशु गणना को? 19वीं पशु गणना को। तो 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल भेड़ कितनी थी? दोस्तों राजस्थान में कुल भेड़ कितनी थी? तो याद रखना है अपन को 90.80 लाख। कति? 90.80 लाख भेड़ थी। लेकिन 19वीं पशु गणना के बाद दोस्तों 20वीं पशु गणना की जब हम बात कर लेते हैं, 20वीं पशु गणना, तो देखो 20वीं पशु गणना जो आपके सामने 2020 में जो पशु गणना चल रही है, तो 20वीं पशु गणना के तहत देखिए राजस्थान में भेड़ की संख्या वो कितनी हो गई? तो 90.80 लाख थी, जो देखिए घट करके दोस्तों कितनी हो गई? 79 लाख हो गई। कितनी होगी? 79 लाख हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19वीं पशु गणना में तो संख्या थी 90.80 लाख। कितनी थी? 90.80 लाख थी। लेकिन 20वीं पशु गणना में आते इनकी संख्या कितनी होगी? 79 लाख। तो मेरे को आप ये बताओ कि 79 लाख ज्यादा है या 90.80 लाख ज्यादा है? ज्यादा 90.80 लाख है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में अभी 20वीं पशु गणना में दोस्तों देखिए क्या हुई है? भेड़ की संख्या में कमी हुई है। क्या हो गई?
कमी हो गई, और वो कमी कितने परसेंट की हुई है, याद रखोगा 12.95% की कमी हुई। क्लियर हुई बात इतनी। यहां से आप करना क्या है, कैसे याद करना, सबसे पहले बेड का वैज्ञानिक नाम याद रखो, वैज्ञानिक ऑविज अराइज, ऑविज अराइज, ऑविज अराइज। स्थानीय भाषा में गारो गाडर लड़ी, गारो गाडर लड़ी, और उसके बाद इसके झुंड को कहेंगे रेवड़। नर बच्चे को कह देंगे उर्णी और मादा बच्ची को कहेंगे उर्णी। आ तो छोटी है उर्णी और वो है उर्णियो। उर्णियो तो बोला हाँ फाकी ने, नर बच्चा ने, और उर्णी बोला हाँ मादा बच्ची ने। क्लियर है। उसके बाद में दिमाग में रखो 19वीं पशु गणना में संख्या कितनी, 90, 80, 90.80, और घटकर कितनी हो गई, तो 80 से आप एक कम कर दो 79। 20वीं पशु गणना में 79 लाख। अब कमी हुई है या वृद्धि हुई, तो ध्यान रखो कमी हुई है, किसमें, बेड में, और कमी कितना की होगी, 12.95% की। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर राजस्थान में। राजस्थान का स्थान कौन सा गया भाई, चौथा स्थान। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो याद रखो बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, न्यूनतम आपके सामने बांसवाड़ा में पाई जाती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखो यहां पर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करें। क्लियर है दोस्तों, यहां तक शायद आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो इसकी चर्चा करते हैं, इसी भेड़ की। तो देखो आगे आपसे क्या क्या प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, जो आपको एग्जाम में याद रखनी है। दोस्तों यहां से देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मित्रों यहां से आप ध्यान रखें कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है। यानी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात करें तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, तो याद रखोगा आविका नगर में। कहां पर है, आविका नगर में। कहां पर बताओगे आप, आविका नगर में। और आविका नगर आपके सामने दोस्तों कहां पर है, तो याद रखोगा टोंक में। कहां बताओगे, टोंक में। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, तो याद रखोगा 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। तो यहां से करना क्या है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां है, अविका नगर टोंक में, और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। लेकिन दोस्तों इसका जो मरुक्षेत्रीय, इसका जो मरुक्षेत्रीय जो परिसर है वो दोस्तों परिसर कहां पर है, तो याद रखोगा बीचवाल की जा बतानो है, बीचवाल। और बीचवाल बीसई के करनो है बीकानेर। यानी केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की बात करें तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहां पर है, तो याद रखना है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो अविका नगर टोंक में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1962 में होती है। लेकिन इसका मरुक्षेत्रीय जो परिसर है वो परिसर दोस्तों कहां पर है, बीचवाल बीकानेर में। लेकिन दोस्तों 1962 में इसकी स्थापना के बाद में क्या होता है कि सन 1963 ईस्वी में, यानी जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार है, इन्होंने क्या किया कि भेड़ व ऊन की पृथक रूप से स्थापना है वो की गई थी। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राजस्थान में सन 1963 ईस्वी में, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा 1963 में ऊन को बढ़ावा देने के लिए, ऊन को बढ़ावा देने के लिए देखिए दोस्तों क्या किया गया था कि यहाँ पर भेड़ व ऊन की पृथक रूप से, यानी यहाँ पर देखा जाए तो भेड़ व ऊन की पृथक रूप से दोस्तों क्या कर दी, तो यहाँ पर याद रखेंगे भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना है वो कर दी। यानी भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना है वो करी गई थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान सरकार है, इन्होंने 1963 में यानी राजस्थान में ऊन को बढ़ावा देने के लिए
ऊन को बढ़ावा देने के लिए पृथक रूप से भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना है वो की थी। क्या की थी? भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की थी। और भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1963 में। लेकिन दोस्तों आपसे ये कहा जाए कि केंद्रीय भेड़ ऊन अगर शिक्षण संस्थान की बात करें दोस्तों, अगर यहां से केंद्रीय भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की बात करें तो मैं यहां पर आपके सामने उन सारे संस्थानों को लिख रहा हूं ताकि आप अपने रजिस्टर में इनको ऐसा का ऐसा लिख ले। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड को वहां पर बताना है आपको, जोधपुर जिले में बताना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड दोस्तों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो कहां पर है? तो आपको बताना है जोधपुर में। लेकिन यहां पर केंद्रीय ऊन यानी केंद्रीय भेड़ व ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? तो ये चीज भी आप यहां से ध्यान रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर केंद्रीय ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान की बात करें तो वो संस्थान भी दोस्तों आपको कौन से जिले में बताना है? जोधपुर जिले में बताना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ये कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय ऊन यानी केंद्रीय ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान कहां पर है? तो वो शिक्षण संस्थान भी कहां पर है? तो याद रखिएगा दोस्तों जोधपुर में। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? दोस्तों अगर आपसे ये कहा जाए कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता दोस्तों। केंद्रीय देखिए ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान तो कहां है? जोधपुर में। जबकि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों याद रखोगा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। लेकिन इसके अलावा आपसे कहा जाएगा कि ऊन परीक्षण प्रयोगशाला। दोस्तों ऊन परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें कि राजस्थान में ऊन परीक्षण प्रयोगशाला, ऊन परीक्षण प्रयोगशाला। अब यदि ऊन परीक्षण प्रयोगशाला की बात करें मित्रों तो ऊन परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो प्रयोगशाला आपको राजस्थान के कौन से जिले में बतानी है? तो दोस्तों राजस्थान में आपके सामने जिला आता है कौन सा? बीकानेर। यानी मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, लेकिन इसका मरुक्षेत्रीय परिसर वो बीछवाल बीकानेर में। और इसी बीकानेर में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऊन परीक्षण प्रयोगशाला कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? ऊन परीक्षण प्रयोगशाला आपकी बीकानेर में। लेकिन दोस्तों अगर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? नाम सुना होगा आपने एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप की या एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। दोस्तों एशिया की अगर सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो ऊन मंडी आपको राजस्थान के कौन से जिले में बतानी है? तो वही आपका राजस्थान का कौन सा जिला आ जाएगा? बीकानेर जिला। कौन सा जिला आ जाएगा यहाँ पर? बीकानेर जिला। यानी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी कहां पर है? बीकानेर में। और ऊन परीक्षण प्रयोगशाला भी दोस्तों कहां पर है? बीकानेर में। लेकिन राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी कहां पर है? यानी राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी कहां पर है? देखो दोस्तों दो मंडी आ गई और मंडी आपको ठंडी करनी पड़ेगी। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी की बात करें तो राजस्थान में देखिए ऊन विश्लेषण मंडी है वो तो आपकी दोस्तों है कहां पर? ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में।
यानी राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी तो आपको बतानी है ब्यावर में, और ब्यावर आपको पता ही कहां पर है, अजमेर में। लेकिन इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है दोस्तों कि राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी तो ब्यावर अजमेर में है, जबकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर में। ठीक है, यानी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में, ऊन परीक्षण प्रयोगशाला भी कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। और भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात करें मित्रों, प्रशिक्षण संस्थान की बात करें, कहां बताना है, जयपुर में बताना। केंद्रीय ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान बताना जोधपुर में, जबकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां बताना है, जोधपुर में। तो पहले दोस्तों आप पहले इन पर वापस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि राजस्थान है, इस राजस्थान में आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता कि राजस्थान है, इस राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र याद रखो अविकानगर टोंक में, स्थापना कब होती है, 1962 में। इसका मरुक्षेत्रीय परिसर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता दोस्तों, याद रखना कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। इसका मरुक्षेत्रीय जो परिसर है वो बीछवाल बीकानेर में। क्लियर हुई बात। फिर 1963 में, यानी राजस्थान है, इस राजस्थान के द्वारा क्या किया गया, ऊन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भेड़ से आपको पता कि प्राप्त हुआ, ऊन प्राप्त हुआ, भेड़ से की प्राप्त हुआ, ऊन प्राप्त हुआ। तो इस ऊन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार है, इन्होंने 1963 में क्या कर दिया, पृथक रूप से राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कर डाली। क्या कर डाली, भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना ही कर डाली, क्योंकि यहाँ पर इनको ऊन को बढ़ावा देना था राजस्थान सरकार को, तो भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना 1963 में कर दी। फिर याद रखो कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये क्वेश्चन बार बार आरएस तक की एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बार बार, चाहे वो एसआई की एग्जाम हो, चाहे आरएस की एग्जाम हो, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में देख लेना आप ये प्रश्न बार बार पूछा गया पीछे की एग्जामों में। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने इंपोर्टेंट कर रहा हूं, यहां से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, तो याद रखोगा जोधपुर में। क्यों, क्योंकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में क्यों है, तो यहां से एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भाई राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहां पाई जाती है, राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक ऊन, तो सर्वाधिक ऊन कट पाई जा जोधपुर में। और राजस्थान में अगर न्यूनतम ऊन की बात करा तो न्यूनतम ऊन कहां पाई जाती है, झालावाड़ में। कहां पाई जाती है, झालावाड़ में। राजस्थान में देखो भेड़ से ऊन प्राप्त हुआ है, तो ऊन राजस्थान में अपना कटे से ज्यादा, अपना पश्चिम में भाग का मैंने है जोधपुर, वहां पर सबसे ज्यादा ऊन होती है, जबकि न्यूनतम ऊन कहां पर होती है, आपके झालावाड़ में। तो राजस्थान में देखो भेड़ की बात करा तो भेड़ तो सबसे ज्यादा कहां पर है, बाड़मेर में। न्यूनतम कहां पर है, बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन कट पाई जा जोधपुर में, न्यूनतम ऊन कट पाई जा झालावाड़ में। लेकिन इसी झालावाड़ में सर्वाधिक ऊन होने के कारण देखो मित्रों, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी कट है जोधपुर में है, कट है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में है। और केंद्रीय ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान, देखो दोस्तों ऊन व भेड़ शिक्षण संस्थान की जहाँ है जोधपुर में, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है, तो संस्थान याद रखो आपने जयपुर में है, कटे है जयपुर में। और ऊन परीक्षण प्रयोगशाला, यानी ऊन का जो परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है वो आपने कटे है बीकानेर में। और बीकानेर में एक ऊन की मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपने बीकानेर में है। और राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी है वो कहां पर है, ब्यावर अजमेर में। कहां पर बतानी है दोस्तों, ब्यावर अजमेर में। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो दोस्तों आगे हम चर्चा करें इसी की, तो यहां पर आपसे देखिए राजस्थान में और क्वेश्चन है वो क्या पूछा जा सकता। पहले तो यहां पर आपको देखिए राजस्थान में भेड़ के 4 फार्म याद करने। राजस्थान में भेड़ फार्म, देखो राजस्थान में यदि भेड़ फार्म की बात करें
राजस्थान में भेड़ फार्म की बात करें या दोस्तों प्रजनन केंद्र की बात करें, यहां से एक साथ चीज याद रखेंगे, प्रजनन केंद्र। यहां से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में भेड़ फार्म या राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है। तो वो तो मैंने केंद्रीय भेड़ प्रजनन के बारे में बताया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या पूछेगा कि राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ फार्म कहां पर है। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपके राजस्थान में ये कहां पर आता है, तो सबसे पहले याद रखोगा फतेहपुर। कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो फतेहपुर से हैं, देख लेना कि राजस्थान में भेड़ फार्म या राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है, फतेहपुर। और फतेहपुर आपका कौन से जिले में पड़ेगा भाई, सीकर में। उसके बाद में दूसरा फार्म देखें तो दोस्तों दूसरा फार्म आता है बांकलिया की जावे है, बांकलिया में। और बांकलिया कटे है नागौर में, बांकलिया कहां पर है, नागौर में। और उसके बाद में तीसरा फार्म देख ले मित्रों, तो तीसरा फार्म कहां पर आता है, तो याद रखोगा जयपुर में। और चौथे फार्म की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो चौथा फार्म आता है आपका चित्तौड़गढ़ में। कौन सा गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। यानी ध्यान रखिए दोस्तों कि राजस्थान में भेड़ फार्म या राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र ही है आपका फतेहपुर सीकर में। कहां पर है, फतेहपुर सीकर में, फिर बाकलिया नागौर में, फिर है आपके सामने जयपुर में, और उसके बाद में है चित्तौड़गढ़ में। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ही आपसे देखिए और क्वेश्चन है, वो क्या पूछेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो भेड़ है दोस्तों, इस भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, और ये पता आपको भी है कि भाई ऊन ही प्राप्त होती है भेड़ से। तो यहां पर आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत है, इस भारत में सबसे ज्यादा ऊन कहां पाई जाती है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि भारत है, इस भारत में सर्वाधिक ऊन, भारत में अगर सर्वाधिक ऊन की बात करा तो दोस्तों राजस्थान में होती है। और राजस्थान में मैंने कहा कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहां से होती है और न्यूनतम ऊन कहां से होती है। तो सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बता ही दिया आपको जोधपुर में, और न्यूनतम कहां से होती है, झालावाड़ से। कहां से होती है, झालावाड़ से। लेकिन मित्रों यहां पर अगर अपन 19वीं पशु गणना की बात करें, तो 19वीं जो पशु गणना है, इस 19वीं पशु गणना के तहत देखें तो दोस्तों आपके सामने राजस्थान में देखिए अगर ऊन की बात करें तो ऊन है वो कितने प्रतिशत थे। तो दोस्तों यहाँ पर 19वीं पशु गणना के तहत 32.9% ऊन है वो हमारे राजस्थान में इन भेड़ों से प्राप्त हुए थे। यानी 19वीं पशु गणना के तहत देखें तो दोस्तों 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में जो ऊन थी वो 32.9% थी। कितनी, 32.9%। जो 20वीं पशु गणना है, इस 20वीं पशु गणना में बढ़कर के कितनी हो गई, तो दोस्तों याद रखना है कि 20वीं जैसे पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना हुई थी, इस 20वीं पशु गणना के तहत इनकी संख्या कितनी हो गई, लगभग आपके सामने 34.46। कितनी हुई थी दोस्तों, 34.46% है वो राजस्थान में 20वीं पशु गणना के तहत हुई थी। क्लियर हुई इतनी बात। यानी 19वीं पशु गणना के तहत तो 32.9% ऊन थी, राजस्थान में 20वीं पशु गणना के तहत देखें तो 34.46% थी। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखो यहां से राजस्थान में अगर इसी ऊन की और हम बात कर लेते हैं तो यहां से आपसे और क्वेश्चन है वो क्या पूछ लिया जाएगा। तो देखो मित्रों आगे हमें यहां से सबसे पहले सन 2015-16 में देखें तो 2015-16 में देखें ऊन है वो कितने केजी है वो प्राप्त हुए थे। यानी सबसे पहले हम 2015 और 16 की बात करें तो 2015-16 में दोस्तों 2015-16 में अगर राजस्थान में कुल ऊन की बात करें तो लगभग दोस्तों 13.4 करोड़ किलोग्राम थी। ठीक है, कितनी थी, 13.4
किलोग्राम। यानी यहां से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 13.4 करोड़ यानी किलो, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है मैंने करोड़ बोला है, करोड़ केजी। यानी 15-16 में तो देखिए राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में 2015-16 में तो कुल ऊन कितनी है प्राप्त हुई थी 13 पॉइंट, यानी 1-3 पॉइंट है, फिर 4 है करोड़ है किलोग्राम केजी है। लेकिन जैसे ही 2018-19 की बात करें दोस्तों, 2018-19 की बात करें तो 18-19 में देखिए राजस्थान में अगर कुल ऊन की बात करें तो वो कुल ऊन आपके सामने कितनी प्राप्त हुई थी, तो याद रखोगा 14.5 करोड़, कितनी करोड़ किलो। यानी यहां से आप लोगों को करना क्या है कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो 2015-16 में इतनी थी, जबकि 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में कुल ऊन है वो आपके सामने कितनी प्राप्त हुई थी, तो यहां से मित्रों याद रखना है 14 पॉइंट आपको 5 करोड़ किलोग्राम याद रखनी। लेकिन दोस्तों 19वीं और 20वीं पशु गणना की तुलना करें या 2015-16 2018-19 की अगर आपस में तुलना कर लें दोस्तों, अगर इनकी तुलना कर ले तो तुलना करने पर देखेंगे कि 13.4 करोड़ तो पहले थी और अभी कितनी हो रही है 14.5 करोड़ किलो हो रही है। तो यहाँ पर कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है। तो पहले तो 13 ही थी, उसके बाद में 14 हो गई, तो मेरे हिसाब से दोस्तों क्या हो रही है यहाँ पर आपके सामने वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर आपके सामने 2018-19 की तुलना में 2015-16 की तुलना करें तो 2015-16 की तुलना में 2018-19 में राजस्थान में ऊन में दोस्तों क्या हो गई, वृद्धि हुई। देखो बेड में तो ये दोस्तों कमी, ध्यान रखेंगे बेड में तो क्या हुई है कमी हुई है, और कमी कितनी हुई है 12.95 की। लेकिन ऊन की बात करें तो दोस्तों ऊन में क्या हुई है कमी हुई है, और वो कमी वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितनी की हुई है लगभग 8.21%। कितने की है 8.21% की। देखो दोस्तों यहाँ पर ऊन में वृद्धि हो गई। मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा कि राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में देखो बेड में तो क्या हुई है कमी हुई है, पर कमी कितनी की हुई है 12.95% की, ये 12.95 याद रखूंगा। और ऊन में क्या हुई है यहाँ पर वृद्धि हुई है कितनी की 8.21% की। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर ये चीजों का आंकड़ा आप वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये आंकड़े हैं वो जरूर याद रखने। उसके बाद भी देखिए दोस्तों, अगर हमें 1977 में देखें तो 1977 में यानी जो ऊन व्यवसाय है उस ऊन व्यवसाय को सरकारी क्षेत्र में, ऊन व्यवसाय को सरकारी क्षेत्र में शामिल करके यानी राजस्थान राज्य सहकारी ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना है वो की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि 1977 में, आप लिख लेना इसको, 1977 में ऊन व्यवसाय को सहकारी क्षेत्र में शामिल करने के लिए या करके राजस्थान राज्य सहकारी ऊन विपणन फेडरेशन की स्थापना या फेडरेशन निगम की स्थापना वो की गई। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें हैं वो किससे संबंधित बताई है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी बेड से संबंधित है। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का अगर आपसे प्रयोग अगर एग्जाम में पूछे तो दोस्तों आप इसको गलत मत करना। आप गलत नहीं करेंगे तो आपके 100% चांस है वो आपके नंबर आने के रहेंगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति है वो तुरंत करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो चीज पढ़ करके जाते हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको कर देते हैं। लेकिन मान लो कि आपने यहाँ से बेड में 2-4 लाइन पढ़ ली और वहां से क्वेश्चन आया नहीं और कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया तो हम करेंगे क्या, क्योंकि वहां पर ऐसा तो है नहीं कि जो हम पढ़ के जाते हैं और आता कुछ और है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने आपको देखिए यहाँ पर जो जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिकों को आप पढ़िए और उसके बाद में जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो एग्जाम देने के बाद में उसमें से आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये तो है नहीं कि भाई ठीक है हाँ हमने ऐसे ही टाइम पास कर लिया, तो टाइम पास यहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों
टाइम पास अपन को करना है। टाइम पास करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय मिलेगा, बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, फिर बैठे बैठे नौकरी लगने के बाद में टाइम पास ही करना है। तो यहाँ पर पहले आपको केवल तैयारी करनी है। आपको मैटर मिल रहा है, इतना शानदार मैटर मिल रहा है, तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस भेड़ की हम जो नस्लें हैं उन नस्लों की प्रक्रिया को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और आप शेयर है वो जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल है, इस चैनल पर आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों।